हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले थर्ड लेक्चर हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ये जो हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे जेनेटिक्स यूनिट का। इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे वास्ट हमारे टॉपिक्स है। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से आपके दिमाग में फिट करने के लिए मैं हर एक टॉपिक को आपको अलग अलग सेशन के अंदर समझाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा बर्ड भी ना पड़े, कि अपने दिमाग के ऊपर बर्डन भी ना पड़े कि हमारा एक ही टॉपिक हमको समझ नहीं आया, दूसरे टॉपिक के ऊपर आप कूद गए करके। इसीलिए एक एक टॉपिक को मैंने लिया है हर एक सेशन के अंदर, आप उसे देख सकते हैं आराम से, ताकि आपको भी ज़्यादा उसमें बर्डन फील ना हो और हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, हमारा डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, एक पेरेंटल डीएनए से हमारा डॉटर डीएनए कैसे बनता है, उसको हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। कौन कौन से की एंजाइम इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं ताकि हमारा नया डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसिस हो सके। और लास्ट हमारा देखेंगे कि हम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं उसको हम कैसे ग्लू से जोड़ेंगे, और कौन सा ग्लू इसमें इस्तेमाल करेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू क्या होता है उसको जानने के लिए तो आपको आज का लेक्चर देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक रेप्लिकेशन से। रेप्लिकेशन क्या होता है? किसी चीज का रेप्लिका बनाना या फिर किसी चीज का फोटोकॉपी करना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ हमें यहाँ पे चेंज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हमें जेनेटिक्स में ये पढ़े ना कुछ नया हमें देखने को मिला है, हमेशा वेरिएशन देखने को मिला है। तो रेप्लिकेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये हमें डायरेक्ट फोटोकॉपी जेरॉक्स नहीं मिलती, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेप्लिकेट होता है और हमें कुछ अलग चेंज देखने को मिलता है। पॉइंट्स क्या कहते हैं? Two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल बनाया डीएनए का, जो कि दिया था हमारे वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने। वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने कौन सा और मॉडल दिया था? हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का मॉडल दिया था हमारा, एकदम बिल्कुल 3D फॉर्म में, कि हमारा डीएनए इस तरीके का दिखता है। और कब दिया था? 1953 के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है? जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, हमारा डबल स्ट्रैंडेड हमारा डीएनए होता है। एक जाता है हमारा 5' to 3' की तरफ, एक जाता है हमारा 3' to 5' की तरफ। ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए। पर जब हम इसको आगे करेंगे तो ये रेप्लिकेशन में जब जाएगा तो यहाँ पे दोनों इसके जो टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेंगे वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, वही लिखा है टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर ईच अदर। मतलब कि दोनों स्ट्रैंड एक साथ रहेंगे, पर जब वो रेप्लिकेशन होंगे तो दोनों अलग अलग टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएंगे और सिंथेसिस करेंगे यहाँ पे एक नया न्यू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, जिसके कारण हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड व्हिच हैज अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जैसे ही टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाने कुछ यहाँ पे सिंथेसिस होगा प्रोटीन, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के अंदर, कि कुछ प्रोटीन आएंगे, कुछ हमारे यहाँ पे सिंथेसिस होगा सब्सटेंस का, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाएगा। और अब यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा पेरेंटल डीएनए रहेगा और एक हमारे यहाँ पे डॉटर डीएनए रहेगा। डॉटर डीएनए मतलब यहाँ पे हमें नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिलेगा। वैसे इस वाले स्ट्रैंड में भी होगा, यहाँ पे एक हमारा पेरेंटल डीएनए रहेगा, एक हमारा यहाँ पे डॉटर डीएनए रहेगा, जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये मॉडल समझ आया आपको? और ये मॉडल से आपको ये भी पता चल रहा होगा देख के कि एक हमारा पेरेंटल डीएनए रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, पर एक हमारे यहाँ पे अलग कलर में मैंने बनाया ताकि देखिए हमारा अलग से नेचर में, कि ये सेमी कंजर्वेटिव हमारा डीएनए का नेचर होता है। सेमी कंजर्वेटिव क्या मतलब होता है उसको हम देखते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जैसे रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा, ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव आर पेरेंटल डीएनए। एक हमारा पेरेंटल डीएनए रहेगा, उसके अंदर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं एक एक पेरेंटल डीएनए दोनों के पास, एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, और एक नया सिंथेसाइज हमारा स्ट्रैंड है, इसको हम क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर डीएनए। दिस स्कीम वाज टर्म एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? मतलब कि यहाँ से हमारा आधा पेरेंटल डीएनए जा रहा है, आधा हमें क्या मिल रहा है? एक नया डीएनए सिंथेसिस होके एक नया जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये जो हमारा मॉडल है, हमारा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का मॉडल है, जो कि दिया था हमारे वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने। कब? 1953 के अंदर। जैसे उन्होंने डीएनए का मॉडल प्रपोज किया, उसके बाद उन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो हमारा डीएनए कंजर्वेटिव नेचर है, सेमी कंजर्वेटिव, उसके ऊपर भी उन्होंने मॉडल प्रपोज कर दिया गया और उन्हें एक और प्राइज यहाँ पे मिला। इसका बाद हम देखते हैं हमारा डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है अगले स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। ये तो हमारे साइंटिस्ट ने बता दिया वॉटसन एंड क्रिक ने कि हमारा डीएनए जो होता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। उसने एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया, वो भी हमारा सही कर गया, पर इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कि कंफर्मेशन नहीं था यहाँ पे। तो उसी के लिए हमारे दो और साइंटिस्ट आए, मिचेल्सन एंड स्टॉल, जिन्होंने ये प्रूफ किया कि हमारा डीएनए जो होता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। उसके बारे में हम देखते हैं। इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ हो गया जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इट्स फर्स्ट शोन इन इर्शेशिया कोलाई। सबसे पहले हमारे इर्शेशिया कोलाई बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर देखा गया, और ये हमारे पाया जाता है हायर ऑर्गेनिज्म सच एज अ प्लांट एंड ह्यूमन सेल्स।
हमारा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए हमारे ह्यूमन सेल्स और हमारे प्लांट के अंदर भी पाया जाता है। मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। हमारे मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट 1958 के अंदर कि हमारा डीएनए जो होता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ये हमारा प्योर थ्योरी पार्ट रहेगा। तो हम डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे दिखता है। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी के पॉइंट्स देखते हैं हम। दे ग्रो अर्शिशिया कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग 15 NH4Cl। मतलब कि उन्होंने क्या किया, अर्शिशिया कोलाई बैक्टीरिया को N15 नामक जो आइसोटोप सबसे ज्यादा हैवी हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड का, तो उसको हमारे H4Cl के साथ मिलाकर अर्शिशिया कोलाई को उसके अंदर डिप करके रखा उस कल्चर मीडियम के अंदर, और तब तक डिप करके रखा जब तक कि वो पूरा का पूरा N15 नाइट्रोजन का जो कंपोनेंट है सारे उसके डीएनए के अंदर आना चाहे। As the only nitrogen source for many generations, the result was that N15 was encrypted into the newly synthesized DNA molecule। तब तक उसे उस कल्चर मीडियम के अंदर रखा हमारे एर्शिशिया कोलाई बैक्टीरिया को, जब तक कि उसके अंदर पूरा का पूरा डीएनए जो है हमारा N15 सिंथेसाइज ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, डीएनए बाय द सेंट्रिफिकेशन इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। जैसे सेंट्रिफिकेशन हुआ हमारे डीएनए का हमारे सीजियम क्लोराइड के साथ, तो उन्होंने क्या डेंसिटी यहाँ पे नोटिस की कि जो डीएनए का कंपाउंड है वो बिल्कुल बेस पे आ रहा है हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, सेंट्रिफिकेशन के बाद जब देखा तो टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल बेस पे आ रहा है, बेस पे हमें बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है डीएनए का, और तो और उसके अंदर पूरा का पूरा N15 मॉलिक्यूल मतलब N15 जो हमारा आइसोटोप था नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप N15, वो पूरा का पूरा हमारे डीएनए के अंदर कॉपी दिखाई दे रहा है। मतलब जैसा पेरेंट का था वैसे हमारे डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर देखने को मिल रहा है। दूसरा, then they transfer the cell into a medium with normal N14H4Cl. The cell multiply and extracted the DNA that remain as a double-stranded helix. It were separated independently on cesium chloride gradient to measure like a density of a DNA। मतलब कि सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि जो हमारा N15 का डीएनए था उसको कल्चर मीडियम चेंज करके N14 के अंदर डाला गया। N14 क्या होता है हमारा, ये हमारा नॉर्मल आइसोटोप आता है हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड का। हैवी आइसोटोप क्या आता है हमारा N15 आता है, N14 हमारा नॉर्मल रहता है। तो N14H4Cl के साथ साथ हमारा N15 नाइट्रोजन का कंपाउंड भी मिक्स किया गया। और तो और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जैसे हमारा कुछ प्रोसेस हुआ तो जैसे हमारा सेंट्रिफिकेशन हुआ उसके बाद हमें एक हाइब्रिड डीएनए का मॉलिक्यूल देखने को मिलता है जिसमें हमारा N15 भी था N14 भी था। मतलब कि यहाँ जो हमारा डीएनए था हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का था, तो पेरेंट जैसे दिख रहे थे वैसे हमारा अलग डॉटर सेल नहीं दिख रहा था, कुछ अलग देखने को मिल रहा था, क्योंकि हमने सिर्फ N14 दिया था यहाँ पे उसको। तो N15 का नेचर कहाँ से आ रहा है, पिछले जनरेशन से, मतलब सेमी कंजर्व हो रही है हमारी जीन यहाँ पे, और हमें कुछ नया ऑफस्प्रिंग के अंदर देखने को मिल रहा है। तो जैसे हमारा सेंट्रिफिकेशन यहाँ पे हुआ, जैसे हमने चेक किया इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के, तो यहाँ पे हमें एक हाइब्रिड डीएनए का मॉलिक्यूल मिलता है जिसमें हमारा N15 भी था और N14 भी था। तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि थोड़ी देर और रख के देखते और शायद कुछ चेंजेस है हमारे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रिफिकेशन के बाद। तो उसको हम अगले स्लाइड के ऊपर देखते कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। थर्ड पॉइंट में हमारा क्या था एक्सपेरिमेंट का, does the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from 15N to 14N medium that is 20 minutes because Escherichia coli divide in every 20 minutes had a hybrid or intermediate density of DNA extract for the culture after another generation that is after 40 minutes second generation was composed of equal amount of this hybrid DNA and of light। हमने पूरी थ्योरी यहाँ तक पढ़ ली है, इसको हम डायग्रामेटिक व्यू के अंदर देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ और कैसा दिखता है। थर्ड पॉइंट को मैं इसी के अंदर कवर कर दूंगा, हमारा थर्ड पॉइंट क्या था। ओके, 15N डीएनए क्या किया हमने, एर्शिशिया कोलाई का डीएनए लिया बैक्टीरिया का और उसको कौन से मीडियम के अंदर डाल दिया, N15H4Cl मीडियम के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर जब तक उसे रखा गया उस मीडियम के अंदर जब तक कि पूरा का पूरा 15N डीएनए उसके मॉलिक्यूल के अंदर कंपोज ना हो जाए। ओके, तो जैसे 15N का डीएनए उसके अंदर कंपोज किया तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रिफिकेशन करके देखा बाय द हेल्प ऑफ सीजियम क्लोराइड। तो उन्होंने क्या देखा, तो ग्रेविटेशन फोर्स के मदद जब सेंट्रिफिकेशन किया गया मशीन के अंदर जबरदस्ती, तो यहाँ पे देखा गया कि जब डीएनए का आइसोटोप था हमारा N15 जो कि बहुत ज्यादा हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का, तो जब उसको टेस्ट ट्यूब में चेक किया गया डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे देखा उन्होंने एक हैवी मतलब बहुत ज्यादा हैवी बैंड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के एकदम पास में था, बॉटम के साइड में था, हैवी ब्लैक बैंड देखने को मिल रहा है हमारा N15 आइसोटोप का नाइट्रोजन की। तो ये आ जाएगा हमारा हैवी डीएनए। उसके बाद जैसे हम फर्स्ट जनरेशन के लिए जाएंगे तो 20 मिनट्स के लिए क्या किया गया, कल्चर मीडियम चेंज किया गया N15 से N14 के लिए, क्योंकि N14 जो होता है हमारा नॉर्मल नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है, तो उसको सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए और सोर्स ऑफ कल्चर मीडियम के लिए हमें क्या किया गया, डीएनए को उसके अंदर डाल दिया गया कल्चर मीडियम के अंदर, और 20 मिनट्स के बाद एर्शिशिया कोलाई का जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया बाय द हेल्प ऑफ सीजियम क्लोराइड। और 20 मिनट से क्यों रख लिया, उससे ज्यादा भी तो रख सकते थे, क्योंकि डीएनए जो था हमारा एर्शिशिया कोलाई का हर 20 मिनट का क्या होगा, डिवाइड होता है एर्शिशिया कोलाई का डीएनए। तो 20 मिनट के बाद जब इसे सीजियम क्लोराइड से क्या किया गया, सेंट्रिफिकेशन किया गया फर्स्ट जनरेशन के लिए, तो यहाँ पे हमें एक हाइब्रिड डीएनए देखने को मिलता है जो कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर का था।
मतलब कि इसके अंदर 50N भी कंपाउंड था और 14N का कंपाउंड भी था स्टॉप का। तो यहाँ पे हमें हाइब्रिड डीएनए मिल रहा था मतलब देखने के लिए। ओके, तो उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे एक हाइब्रिड डीएनए मिल रहा है, यहाँ पे हमारा N15 नहीं मिल रहा है, N14 भी मिल रहा है हाइब्रिड के रूप में, जो कि टेस्ट ट्यूब के एकदम बॉटम से थोड़ा सा पहले था। ये पूरा बॉटम में था, ये थोड़ा सा उससे पहले था। ओके, उसके बाद 20 मिनट्स और रखा, मतलब पूरा 40 मिनट के बाद क्या हुआ, आफ्टर द 40 मिनट्स फॉर द सेकंड जनरेशन, जब हमारी सेकंड जनरेशन आई शिक्षा को की, तो उन्होंने क्या किया, मीडियम यही वाला था, कुछ दिन और रख के देखा था कि और थोड़ी देर बाद क्या होता है। यहाँ पर हमारा 50% कंजर्वेटिव और 50% सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम टेस्ट ट्यूब के हिसाब से देखें तो लाइट डीएनए हमें कितना मिलेगा 50%, जो कि ये दोनों थे हमारे 14N वाले डीएनए, और 50N वाले हमारे डीएनए कितने मिलेंगे 50 और 14N वाले हमारे हाइब्रिड डीएनए 50%। देख सकते हैं 4 के अंदर हमारा 2 का रेशियो हाइब्रिड का है, 2 का रेशियो लाइट का है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि अर्शिया कोलाई का डीएनए भी ट्रांसफर होता है जनरेशन बाय जनरेशन, तो कुछ समय बाद उसके अंदर कुछ नया फॉर्मेशन होता है अगर उसको हम कल्चर मीडियम चेंज कर दे। इसीलिए हमारा जो डीएनए का नेचर होता है यहाँ पे हमारा सेमी कंजर्वेटिव, ये कंफर्म कर दिया हमारे मिसेल्सन एंड स्टॉल ने कि डीएनए का जो नेचर होता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है हमारा डीएनए। एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेके पूरे हायर ऑर्गेनिज्म का सबका डीएनए जो होता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया। इसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। सेकंड टॉपिक के ऊपर हम मूव करते हैं, जो कि हमारा होगा डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। द मशीनरी एंड द एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस व्हाइल डीएनए अंडरगो टू फॉर्म अ न्यू डीएनए और अ डॉटर डीएनए बाय द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम एंड द एंजाइमेटिक प्रोसेसेस। मतलब कि डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे एंजाइम और एंजाइमेटिक प्रोसेस क्या होती है इसके अंदर आती है, जिसमें हमारा क्या होगा, एक हमारा न्यू डीएनए से बनेगा हमारा डॉटर डीएनए, मतलब एक सिंगल डीएनए से हमारा क्या बनेगा, डॉटर डीएनए यहाँ पे फॉर्म होगा बाय द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस। अकरेंस इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब कि एस फेज ऑफ सेल साइकिल के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। कहाँ पे होगा, हमारा इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बात आप याद रखिएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का वो न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है, और देखेंगे हम आखिरी में ये खत्म कहाँ होता है। ये होता है हमारा एस फेज ऑफ सेल साइकिल है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि सेल साइकिल के अंदर हमारे 3 स्टेजेस पाए जाते हैं, G1, एस फेज एंड G2 फेज। उसके बाद हमारा सेल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है अलग अलग। ठीक है, तो एस फेज में क्या होता है, हमारा सिंथेसिस फेज होता है, जो कि हमारा एस फेज। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे सिंथेसिस होता है, सारे एंजाइम और एंजाइमेटिक प्रोसेस यहाँ पे होती है, ताकि जो हमारा सेल हो सके वो बराबर मात्रा में सारे जेनेटिक मटेरियल को बांट सके अलग अलग सेल के हिसाब से, और उसके बाद वो क्या हो सकते हैं, सेल डिवाइड हो सके अगले स्टेज के लिए। Replication start from a particular point called origin of replication, that is ORI. Bacteria, viral DNA having a single origin of replication. मतलब कि हमारा डीएनए जो होता है यहाँ पे रेप्लिकेशन करने के लिए कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है हमारे डीएनए के ऊपर जहां से हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि ओआरआई पॉइंट जिसको हम कहते हैं ओआरआई, वहां से हमारा डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होना स्टार्ट करता है। और बेसिकली प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारा सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जबकि व्हाइल इन यूकैरियोट्स डीएनए हैविंग अ नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे नंबर में हमारे डीएनए के ऊपर क्या होता है, हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहां से हमारा रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा, और डीएनए वहां से हमारा रेप्लिकेट होता है। द मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आप एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो भी यहाँ पे एंजाइम का नाम होगा मैं सारे रेड कलर में लिखूंगा, और ब्लैक इससे मतलब सब हेडिंग रहेगी, या फिर कोई प्रोसेस हो रही होगी तो उसको मैं ब्लैक हेडिंग में लिखूंगा। ये डिफरेंशिएट आप कर लीजिएगा। दिस एंजाइम इज हाईली इफेक्टिव एंजाइम एज दे हैव अ कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन ऑफ अ हैव अ लॉन्ग नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब कि रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाईली इफेक्टिव होते हैं हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, जो कि क्या करते हैं, बहुत लंबी पॉलीमर चेन को बहुत कम टाइम में बना लेते हैं, और उसके कारण जो हमारा रेप्लिकेशन है बहुत ज्यादा यहाँ पे फास्ट हो जाता है अलग अलग एंजाइम की हेल्प की वजह से। यहाँ तक हो गया हमारे रेप्लिकेशन का ओवरव्यू कि हमारा रेप्लिकेशन क्या होता है, किसके कारण होता है, कौन सा मेन एंजाइम होता है, कहाँ पे स्टार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की। जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कौन कौन से स्टेप के अंदर आता है, जिससे हमारा एक नॉर्मल डीएनए क्या बनाता है, हमारे डॉटर न्यूक्लियाई, और डॉटर डीएनए क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम डीएनए को एक्टिवेट करेंगे कि हमारे कुछ यहाँ पे रेप्लिकेशन चाहिए, तो तुम भैया एक्टिवेट हो जाओ। ओके, दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। दे आर द फर्स्ट फॉस्फोराइलेटेड एंड चेंजेस इन द एक्टिव फॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेट करेंगे हमारे डीएनए को, और यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म के अंदर। The enzyme is required for the activation of DNA is phosphorylase enzyme. Phosphorylase enzyme के कारण डीएनए जो है यहाँ पे हमारा एक्टिवेट होता है। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर हमारे सेकंड प्रोसेस के लिए।
ये जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। बहुत सारे बच्चों को भी यहाँ पे दिक्कत आती है कि याद नहीं होता, बहुत सारे यहाँ पे एंजाइम होती है, बहुत सारी प्रोसेस आती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक हेल्प करूंगा आपकी, एक डायग्रामेटिक व्यू और यहाँ पे थ्योरी में एक साथ बना के आपको बताऊंगा कि अगर आपको थ्योरी में कुछ डाउट रहेगा तो आप डायग्रामेटिक व्यू से भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें जो होती है हमारे दिमाग में जल्दी कैप्चर करती चीज़ों को, हम देख के जल्दी याद कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारे यहाँ पे सुनकर, कि हमारे कान जल्दी कैप्चर नहीं कर पाते चीज़ों को, मतलब कर पाते पर उतनी इफिशिएंसी नहीं रहती जितना हम देख के कर सकते हैं। इसीलिए हम यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन सेशन लगाते हैं ताकि बच्चे देख के जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू हमारा अगर स्कूल नहीं पढ़ाया जाता है तो जल्दी आपको याद नहीं होगा, पर वही अगर आप मोबाइल या लैपटॉप या टैब के ऊपर देखते हैं तो आपको जल्दी याद होगी चीज़ें, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है हमेशा कोई नई चीज़ें ढूंढता है। वही चीज़ को अगर हम पढ़ते जाएंगे हर दिन। जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा बोरिंग चैप्टर, पता है मुझे जेनेटिक्स के बहुत बोर लगता है आप लोगों को भी, पर अगर इसको हम डायग्रामेटिक व्यू में बनाएंगे तो बहुत मजे से हम जेनेटिक्स को पढ़ सकते हैं और बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारा चैप्टर। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारा इतना मोस्ट इंस्पोरिंग चैप्टर है हमारा बोर्ड्स के लिए भी और नीट के लिए भी, कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एंजाइम और प्रोसेस के बेसिस के ऊपर ही। तो अब इसे अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप डायग्रामेटिक व्यू से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको थ्योरी समझ नहीं आएगा, क्योंकि डायग्राम अगर आप समझ गए तो आपको थ्योरी पढ़ने की नहीं जरूरत पड़ी, आप खुद ब खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, डीएनए को एक्टिवेट किया बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, डीएनए को एक्टिवेट करने के बाद कि डीएनए अब तुम एक्टिवेट हो जाओ, तुम्हारा रेप्लिकेशन करा के हमें क्या चाहिए, डॉटर डीएनए चाहिए यहाँ से। तो अभी डीएनए एक्टिवेट हो गया तो हम क्या करेंगे, एक्सपोजर करेंगे डीएनए स्ट्रैंड को, मतलब डीएनए क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब हम डीएनए को खोलना चालू करेंगे ताकि हम यहाँ से क्या करा सके, डीएनए का रेप्लिकेशन करके यहाँ पे हमें क्या मिल सके, यहाँ पे हमें नया डीएनए स्ट्रैंड मिल सके। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही आता है, एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड को हम खोलेंगे तो उसके अंदर से बहुत सारे एंजाइम और प्रोसेस यहाँ पे आएगी। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो एक बार डायग्रामेटिक व्यू पे भी ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंजाइम हेलिकेज एक्ट टुवर्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड अनजिप द टू स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए। क्या होगा यहाँ पे, एंजाइम हेलिकेज, जो एंजाइम है यहाँ पे हेलिकेज नाम का, वो एक्ट करेगा हमारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर और क्या करेगा, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड रहेंगे उसको क्या करेगा, अनजिप करेगा। यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू में देखते हैं हम, ये हमारा डीएनए क्या हो गया, यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। पहले यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड क्या थे, दोनों बंद थे। यहाँ पे हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, यहाँ पे हमारा ओआरआई पॉइंट था कोई हमारा डीएनए बैक्टीरिया का। यहाँ पे ओआरआई पॉइंट के जरिए वहां पे क्या होगा, एंजाइम हेलिकेज का अटैक होगा और वहां पे क्या होगा, हमारा डीएनए यहाँ से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अनजिप बोला है ना यहाँ पे, एंजाइम हेलिकेज एक्ट ओवर द ओआरआई एंड अनजिप द स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए। डीएनए का स्ट्रैंड को खोलेगा हमारा कौन, एंजाइम हेलिकेज खोलेगा। हेलिकेज एंजाइम खोल दिया डीएनए को। अब स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वाज सेपरेटेड बाय द एंजाइम डीएनए हेलिकेज एंजाइम। अब यहाँ पे हमने स्ट्रैंड को दोनों खोल दिया, 5' to 3' वाले को भी और 3' to 5' वाले को भी। अब ये दोनों को सेपरेट करेंगे, हम खोल तो लिया, दोनों को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे पूरा। तो कौन से एंजाइम के से होगा, वो हमारा डीएनए हेलिकेज एंजाइम के कारण दोनों जो डीएनए के हमारे स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रैंड द्वारा सेपरेट हो गया स्ट्रैंड। उसके बाद सेपरेटेड स्ट्रैंड आर स्टेबलाइज्ड बाय द मींस ऑफ एचडी प्रोटीन दैट इज हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीएनए को हमने खोल दिया, डीएनए हेलिकेज एंजाइम का दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग भी कर दिया। तो हेलिकेज एंजाइम का से हम खोल तो दिया अलग अलग स्ट्रैंड के अंदर, पर कुछ समय बाद डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अपने आप पास आने लगते हैं और ऑटोमेटिकली जुड़ने लगते हैं नया डीएनए फॉर्म करने के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बात की थी कि डीएनए का जो नेचर होता है वो खराब कब होता है, डीनेचर्ड कब होता है, 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर हम 80 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर हमारे डीएनए को देते हैं तो उसका नेचर पूरा खराब हो जाएगा। तो उसको अगर हम वापस से ठीक करना चाहे तो नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। 80 डिग्री सेल्सियस का मेल्ट किया, खराब हो गया नेचर, थोड़ी देर वैसे ही कल्चर मीडियम में रखें तो ऑटोमेटिकली डीएनए रिफॉर्म हो जाएगा नया नेचर के साथ। तो यहाँ पे हम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, जिसके कारण दोनों स्ट्रैंड क्या रहेंगे, वापस से जुड़ेंगे नहीं, दूर दूर रहेंगे और सेपरेट रहेंगे। उसके बाद अनबाइंडिंग क्रिएट टेंशन इन द अनकॉइल्ड पार्ट ऑफ द फॉर्मिंग मोर सुपर कॉइल। अगर आपने देखा होगा कि अधिकतर आप जब भी कोई एक रस्सी को खोलते हैं नीचे तो ऊपर साइड दोनों कोने को पकड़ते हैं, उसको खोलते जाते हैं तो नीचे आपने देखा होगा गठान पड़ती जाएगी या फिर रस्सी और गुत्ते जाती है। तो यही एग्जांपल यहाँ पे भी हम लेंगे, जैसे हम डीएनए को ऊपर से खोलते जा रहे हैं, अनजिप करते जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ किसके एंजाइम, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। उसको क्या करते जा रहे हैं, अनबाइस करते जा रहा है, अलग अलग करते जा रहे हैं पूरे स्ट्रैंड को। तो ऊपर खोलने के चक्कर में नीचे क्या हो रहा है, डीएनए का टेंशन बढ़ रहा है, मतलब गठाने बढ़ रही है और डीएनए क्या हो रहा है, कंडेंस होते जा रहा है। देख सकते हैं पहले डीएनए ऐसा था, फिर और कंडेंस होते गया और कंडेंस होते गया, यहाँ पे पूरा का पूरा कंडेंस हो गया डीएनए, तो पूरा गुद गया एक के अंदर ही। तो इस टेंशन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक और एंजाइम आता है ताकि जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो पूरा का पूरा हम सेपरेट कर सके आसानी से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेंशन वॉज रिलीज बाय द टोपो आइसोमरेज एंजाइम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे पार्ट के ऊपर टोपो आइसोमरेज एंजाइम का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जिससे
यहाँ का जो नीचे अनकॉइल्ड पार्ट है जो कि सुपर कॉइल्ड पार्ट में बदल गया है, उसका टेंशन को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। देख सकते हैं ये कॉइल्ड पार्ट पूरा यहाँ पे क्या हो गया है, नॉर्मल पार्ट में आ गया डीएनए के। इससे कारण जो पूरा डीएनए धीरे 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 पूरा खुलते जाएगा हमारा और बना लेगा हमारा वाई शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। आगे पढ़ते हैं। दे क्रिएट वाई शेप स्ट्रक्चर डीएनए दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। वही मैंने बताया कि जैसे आप टोपो आइसोमेरेस को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एंजाइम को, तो यहाँ पे डीएनए क्या हो गया, अनबाइंड तो है। यहाँ पे हेलिकेस एंजाइम को भी डिस्टेबल करने के लिए प्रोटीन भी आ गया है, टेंशन को रिमूव करने के लिए टोपो आइसोमरेज भी आ गया है। तो जब हम इसे पूरा खोलेंगे तो हमारा डीएनए जो है यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड मिलके वाई शेप स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको डायग्रामेटिक और यहाँ पे थ्योरेटिकल पूरा का पूरा समझा दिया है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम अगले स्लाइड पे जाने से पहले। क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारे बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर काम करेगा। डीएनए के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर हमारा डीएनए का एंजाइम हेलिकेस काम करेगा। हेलिकेस क्या करेगा, दोनों को ओपन करने का, अनजिप करने का काम करेगा। अनजिप जैसे हुआ तो यहाँ पे अनजिप करने के लिए गए तो दोनों डीएनए के हेलिकेस एंजाइम वापस से चिपक रहे थे, तो उसको ना चिपके दोनों एक दूसरे से नया डीएनए फॉर्म ना हो, तो यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा डीएनए हेलिकेस एंजाइम, जो कि दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा, अलग अलग करेगा। कब तक अलग अलग रहेंगे, कभी तो वापस जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वापस जुड़ने से पहले हम क्या करेंगे, उसको एचडी प्रोटीन दे देंगे डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, ताकि जो हेलिक्स के पार्ट है, दोनों स्ट्रैंड है हमारे, वो दोनों सेपरेट रहे, जुड़े ना वापस से। अब ऊपर का तो डीएनए हमारा अनजिप हो गया, धीरे धीरे नीचे आएंगे। नीचे आते आते क्या होगा, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाएगी, मतलब सुपर कॉइल हो जाएगा हमारा डीएनए। पहले तो धीरे धीरे कॉइल्ड हो रहा था, पूरा का पूरा सुपर कॉइल हो गया। तो सुपर कॉइल ना हो, कोई टेंशन क्रिएट ना हो, कोई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक ना हो, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे टोपो आइसोमेरेस एंजाइम का। ये पूरे पार्ट के ऊपर तो पूरा का पूरा डीएनए है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अनबाइंड हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा खुल जाएगा धीरे धीरे। टोपो आइसोमेरेस क्या करेगा, टेंशन को रिमूव कर देगा नीचे की, और पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डीएनए पूरा खुल जाएगा धीरे धीरे। तो खुलने के बाद हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, दोनों हमारा स्ट्रैंड है, हमारा वाई शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, जहां से हमारा रेप्लिकेशन का होगा यहाँ पे स्टार्ट होगा। थर्ड पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, एडिशन ऑफ आरएनए प्राइमर न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, हमने चेन को तो अलग अलग कर दिया, दोनों के स्ट्रैंड को क्या थे, डीएनए का अलग अलग कर दिया, दूर दूर कर दी। इससे हमारा क्या बन गया, हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क, वाई शेप लाइक स्ट्रक्चर बन डीएनए के स्ट्रैंड्स का। ठीक है, दिस इज एसेंशियल स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ न्यू डीएनए चेन। ये स्टेप से हमारा क्या होता है, नया डीएनए का क्या बनता है, यहाँ पे हमारा चेन बनेगा और हमारा डीएनए का नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा। आरएनए प्राइमर इन स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए add new nucleotide in a correct sequence and formation of a DNA strand। यहाँ पे हमारा आरएनए प्राइमर क्या करेगा, हमारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा और नया डीएनए का स्ट्रैंड को क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। कैसे, यहाँ पे हमारा एक आरएनए प्राइमर आएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाएगा हमारे डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के, जिससे बनता है हमारा कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, और आता है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। या आगे समझ आपको। दूसरा आता है हमारा डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे हमारा आरएनए प्राइमर रहेगा, कुछ कुछ जगह का यहाँ पे डिस्टेंस में रहेगा, मतलब पहले आरएनए प्राइमर कुछ न्यूक्लियोटाइड फिर स्पेस, आरएनए प्राइमर कुछ न्यूक्लियोटाइड फिर स्पेस, मतलब यहाँ पे छोड़ छोड़ के कुछ कुछ जगह यहाँ पे क्या रहेगी, छुटी रहेगी। तो उसी को हमारे यहाँ पे क्या था, सिंटम्स, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को देख के हमारे एक साइंटिस्ट थे जापान के, उन्होंने इसे नाम दे दिया गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसको हम अभी किसमें कहते हैं, जेनेटिक की भाषा में, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड व्हिच इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड से कहा जाता है हमारे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस को, और इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अभी बाद में कैसे ज्वाइन होंगे उसको हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। अभी स्ट्रैंड जो हमारे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, अलग अलग है, तो ऐसे तो डीएनए स्ट्रैंड नहीं जुड़ सकता ना, तो इसको हम अगले स्टेप के ऊपर क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे, एक एंजाइम वहां पे भी आएगा, उसको हम अगले स्लाइड के ऊपर पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। तो ये हमारे आरएनए प्राइमर क्या करते हैं, सारे न्यूक्लियोटाइड को बुलाएंगे और एक लाइन में क्या करते हैं, पूरे स्ट्रैंड को फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बाद में जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हमारा नया डीएनए क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा न्यू डॉटर डीएनए, और ये आ जाएगा हमारा पुराना पेरेंटल डीएनए। ठीक है, यहाँ तक समझ आपको क्लियर है। रेप्लिकेशन इज ओनली ऑकर एट द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3' पोलैरिटी स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए। रेप्लिकेशन हमेशा स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म तक सारे के सारे के अंदर हमारा 5' to 3' पोलैरिटी में ही होगा। ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है 5' to 3' पोलैरिटी में हमेशा हमारा रेप्लिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ट्रांसक्रिप्शन में हमें 3' to 5' पोलैरिटी देखने को मिलती है, और रेप्लिकेशन में हमें 5' to 3' पोलैरिटी देखने को मिलती है। बात याद रखिएगा आप। ऑन रेप्लिकेशन फॉर वन स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 3' to 5' रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस। देख सकते हैं आप 3' to 5' की पोलैरिटी में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फॉर पोलैरिटी में यहाँ पे कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, जबकि
ऑन द अदर स्ट्रैंड द पोलैरिटी ऑफ 5-3' इज डिसकंटिन्यूअस। 5-3' की पोलैरिटी में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारा डिसकंटिन्यूअस प्राइमर देखने को मिल रहा है। यही यहाँ पे पॉइंट की बेसिस से बताया गया है। मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू आपको बताया है कि 5-3' पोलैरिटी में हमें क्या देखने को मिलता है, डिसकंटिन्यूअस प्राइमर। 3-5' की पोलैरिटी में देखने को मिलता है कंटिन्यूअस प्राइमर। ये आ जाएगा हमारा कंटिन्यूअस सिंथेसिस को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जिसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कहाँ पे होगा, हमारा लैगिंग स्ट्रैंड पे होगा। और इस फ्रेगमेंट्स को जो कि डिसकंटिन्यूअस अरेंज रहते हैं उसको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब यहाँ पे हमारा डिसकंटिन्यूअस क्या है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर्स है जिसको हम क्या कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब ऐसे फ्रेगमेंट से तो हमारा डीएनए सिंथेसिस नहीं हो सकता, नया डीएनए बन नहीं सकता। तो हमारे घर में अगर कुछ टूट फूट जाता है तो हम उससे किस चिपकाते हैं, कोई ग्लू रहता है, कोई टेप रहता है, कोई फेविक्विक रहता है। तो देखते हैं हमारे जेनेटिक्स के अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल के जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, नया सिंथेसिस हुए हैं, वो कैसे ज्वाइन करते हैं उसको हम अगले स्लाइड के ऊपर देखते हैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का, चेन फॉर्मेशन। अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्टिवेट किया डीएनए को। एक्टिवेट करने के बाद उसको कुछ एंजाइम डाले ताकि वो खुल जाए। खुले रहे, कितने तक खुले रहे उसके लिए हमने अलग एंजाइम इस्तेमाल किया, एचटी डिस्टिलाइजिंग प्रोटीन का। उसके बाद वो स्ट्रैंड को अलग अलग किया बाय द हेल्प ऑफ हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम के बाद वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन को रिलीज करने के लिए हमने टोपो आइसोमेरेस का इस्तेमाल किया। टोपो आइसोमेरेस इस्तेमाल करने के बाद टेंशन रिमूव हो गया तो हमारा डीएनए कैसे स्ट्रैंड का हो गया, वाई स्ट्रैंड का हो गया। इसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क जैसे बना उसके ऊपर हमारे आरएनए प्राइमर और न्यूक्लियोटाइड बनाते गया। एक तरफ बन रहा था हमारा डिसकंटिन्यूअस, एक तरफ बन रहा था हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसे बन रहा था हमारा, ऊपर की तरफ, जिसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। नीचे क्या बन रहा था हमारा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वाला डीएनए, जिसके अंदर हमारा आरएनए प्राइमर्स क्या था, अलग अलग हिस्सों में था। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नाम दिए थे हमारे साइंटिस्ट जो कि थे हमारे जापान के, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड और कहते हैं हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं हमारा चेन फॉर्मेशन की। यहाँ पे हमारा चेन फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या क्या पॉइंट आता है हमारे चेन फॉर्मेशन के अंदर, चेन फॉर्मेशन इंक्लूडेड मैग्नीशियम, एटीपी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इन तीनों एंजाइम के कारण क्या होता है, यहाँ पे चेन का फॉर्मेशन होगा डीएनए का। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड और ओकाजाकी फ्रेगमेंट, मतलब कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस जो हमारा स्ट्रैंड बन रहा था ना नीचे 5-3' पोलैरिटी के अंदर, हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जॉइन विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ग्लू दैट इज डीएनए लाइगेज एंजाइम। यहाँ पे एक और हमारा क्वेश्चन बनता है कि मॉलिक्यूलर ग्लू हम किसे कहते हैं हमारे जेनेटिक्स की भाषा में, तो वो आ जाएगा हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम। इस एंजाइम का इस्तेमाल हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी करेंगे। वहां पे भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारा डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा डीएनए के मॉलिक्यूल्स को। यहाँ पे होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन अगले लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये जो लेक्चर है हमारा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, क्योंकि इसके अंदर रेप्लिकेशन इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, ट्रांसक्रिप्शन इससे ज्यादा और कॉम्प्लेक्स है। तो आपके ऊपर भी हम इतना प्रेशर नहीं दे सकता मैं कि आपको एक बार में दोनों तीन टॉपिक एक साथ समझा दूं, आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, आपको कुछ समझ आएगा तो लेक्चर देखने का मतलब ही क्या होगा। इसीलिए मैं एक एक करके आपको सब टॉपिक क्या करूंगा, क्लियर करूंगा आधे आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर टॉपिक नहीं जाएगा उसके ऊपर टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम ट्रांसक्रिप्शन और मैं जेनेटिक कोड को भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे लास्ट क्विज के आंसर है जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट का आंसर था हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्वेश्चन इस प्रकार था हमारा फर्स्ट वाला कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कौन से बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो फर्स्ट का आंसर था हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किसने किया था और प्रूफ किया था कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारे हर्षेन चेज ने। आरएनए जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, वो था हमारा आंसर टीएमबी और बैक्टीरियोफेज। इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इस लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया है, उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में देके जाएंगे और उसको मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर रिवील कर दूंगा। अब आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे लिखे हुए क्योंकि टॉपिक भी आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और क्वेश्चन मुझे पूछने थे, पर मिनिमम मैंने 6 क्वेश्चन मेन निकाले हैं जिसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन इज की एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज, हमारा की एंजाइम था हमारे डीएनए रेप्लिकेशन का, वो कौन सा था वो बताइएगा। फर्स्ट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, second is RNA primer, third is DNA dependent DNA polymerase enzyme and fourth is none of this. Second question is DNA replication at, मतलब DNA replicates कैसा होता है, कैसा नेचर का होता है, उसको बताना है आपको। कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3, used of a heavy isotope of nitrogen 15N to prove the nature of DNA replication is given by, किसने दिया था ये वाला बताना है आपको। वॉटसन एंड क्रिक, सेकंड फ्रेडरिक मिक्सचर, थर्ड इज मिशेल्सन एंड स्टोर, fourth is A. Korenberg. Fourth question is what is the use of DNA helix enzyme in DNA replication? DNA helix enzyme का DNA replication process के अंदर क्या काम होता है बताना है आपको। Bind 2 strands of a DNA, दोनों strands को बांध देता है। Unbinding of 2 strand, दोनों strand को खोल देता है। Third, relieving tension, tension को क्या करता है, रिमूव करता है। Fourth, formation of a primer, primers RNA primer क्या करता है, जोड़ता है।
फिफ्थ क्वेश्चन, रेप्लिकेशन ऑफ अ डीएनए इन यूकैरियोट इज ऑकर इन विच फेज ऑफ अ सेल साइकिल। यूकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन डीएनए का कहाँ स्टार्ट होता है और किस फेज में होता है सेल साइकिल के? G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड इन अ डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कैसी पोलैरिटी होती है, किस स्ट्रैंड में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है? फर्स्ट इज 5' to 3' डायरेक्शन, सेकंड इज 3' to 5' डायरेक्शन, थर्ड इज बोथ स्ट्रैंड, मतलब दोनों स्ट्रैंड के ऊपर हमारा रेप्लिकेशन होता है, एंड लास्ट इज नन ऑफ दिस। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।